हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो बच्चों देखिए, आज के इस लेक्चर में मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये जो क्लासेस हैं वो प्रीमियम फिज़िक्स क्लासेस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ। मैंने एक अनाउंसमेंट वाली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बोला था कि ज़िंदगी भर मैं आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करूँगा। जितना भी मेरा कंटेंट है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड करूँगा। सिर्फ अपना ही नहीं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इवन इन सारे सब्जेक्ट्स के धुरंधर टीचर्स को लेकर आकर कोरोना वायरस जैसी फिनिश होगा उसके बाद धुरंधर टीचर्स को लाके आपको ये सारी चीज़ें करानी है। तो बच्चों देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेसिक मैथमेटिक्स हमने पढ़ा। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद आज बारी है वेक्टर पढ़ने की। तो वेक्टर बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है। वेक्टर एक तरीके से जड़ है पूरी फिजिक्स की। बेसिक मैथमेटिक्स टंग ऑफ फिजिक्स है, वेक्टर जड़, रूट ऑफ फिजिक्स है। तो वेक्टर के बिना आप कुछ भी अच्छे से फिजिक्स में नहीं समझ पाओगे। वेक्टर के डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं आएंगे, लेकिन वेक्टर के इनडायरेक्ट क्वेश्चन फिजिक्स में बहुत आते हैं, क्योंकि वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो काइनेमेटिक्स से शुरू होता है, सेमीकंडक्टर खत्म ही नहीं होता है, चलता ही रहता है। ज़्यादातर टॉपिक में 80% क्वेश्चंस वेक्टर से रिलेटेड कहीं ना कहीं हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर में कंसीडर होती हैं। बहुत सारी नहीं होती हैं तो बहुत सारी होती हैं। एक ही चैप्टर में एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है तो अगली वेक्टर हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए, वेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पढ़ना। वेक्टर की इंपॉर्टेंस मैंने आपको इसी बात से समझा दी कि 80% क्वेश्चन वेक्टर से आपको मिलेंगे। देखिए, वेक्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हो सकता है कम मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली वर्क पावर एनर्जी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एसएचएम में, वेव में, अल्टरनेटिंग करंट में, ईएमआई में कोई ऐसा चैप्टर ही नहीं है जिसमें वेक्टर ना हो। तो ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। पहले मैं आपको थोड़ा सा थियोरेटिकली समझा दूंगा। देखिए, मेरा जो स्टाइल है वो सिंपल है। मैं आपको थियोरेटिकली बहुत कम समझाऊंगा चीज़ों को, न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा समझाऊंगा। कोई भी टॉपिक मुझसे जब पढ़ोगे तो हर टॉपिक की 15 मिनट की थ्योरी होगी, 45 मिनट के क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। 1 घंटे के लेक्चर में 15 मिनट थ्योरी, 45 मिनट क्वेश्चन, ये मेरा स्टाइल है। और इसी वजह से हज़ारों बच्चों ने मिशन 2020 जैसे कोर्सेज में इनरोल भी किया था, क्योंकि दे लाइक द टीचिंग स्टाइल। उनके दिमाग में एक बार में फिट हो जाता है। तो यही जो मेरा अंदाज है, उसी अंदाज में मैं आपको भी पढ़ाऊंगा जिससे आपके भी माइंड में एक बार में चीजें फिट हो जाएं। तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन होती है, और सिर्फ इन्हीं से काम नहीं चलता है। तीसरा भी होना चाहिए कि वो वेक्टर लॉ को फॉलो करे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अगर कोई क्वांटिटी फॉलो नहीं करती है तो वो वेक्टर नहीं होती है। जैसे आपने सुना होगा या नहीं सुना तो मैं बता देता हूं, करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वो सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। जैसे 2 + 2 4 होते हैं तो ये स्केलर है, मतलब सिंपल अलजेब्रा वाला जो लॉ ऑफ एडिशन है। तो बच्चों, वेक्टर मैंने आपको बताया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड है, जिसमें डायरेक्शन है, साथ में जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, चलिए तो मुद्दे की बात पर आते हैं। तो मैंने आपको वेक्टर के बारे में समझाया, लेकिन देखिए फिर भी मैं वेक्टर से पहले एक और चीज़ आपको समझाना चाहता हूं, और दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। मैंने आपको बताया ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं, वो वेक्टर होती हैं। लेकिन सवाल तो ये आ जाता है कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या बवाल है, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चों देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करने के लिए यूज़ करी जाती हैं, और ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें मेज़र किया जा सकता है, वेट जिनका लिया जा सकता है, जिन्हें या तो मापा जा सकता है, जिनका वेट लिया जा सकता है, वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे आप जानते हो, जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, जितना भी आप फिजिक्स में देखोगे वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। उनको 2 में बांटा जाएगा, स्केलर और वेक्टर। ठीक है बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पे सर्च बटन पे जाके हेलो बच्चों नीट एंड जेई नाम का एक चैनल है, आप उसे सर्च करें। जब आप उसे ज्वाइन कर लोगे तो आपको उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स मिलेंगे। देखो, मैंने यहाँ पर एक पोस्ट डाली हुई है कि डियर स्टूडेंट, यू विल रिसीव ट्रिक्स एंड कीप इन मेमोरी पॉइंट्स फॉर ईच चैप्टर। तो आपको माइंड मैप, कीप इन मेमोरी, ट्रिक्स पॉइंट्स, क्वेश्चंस, वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पर मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये कीप इन मेमोरी है आपका काइनेमेटिक्स का। इस तरीके से आपको देखिए माइंड मैप मिलेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट मैप हो गया।
तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप जैसे जैसे देखोगे तो आपको हर चैप्टर के पूरी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सबके लिए आपको चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को पॉज करें और जल्दी से जाएं टेलीग्राम ऐप के ऊपर और वहाँ पर हेलो बच्चों नीट एंड जेई नाम के चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उसके अलावा आप सर्च कर सकते हो, सीधे जो टेलीग्राम का सर्च फीचर है वहाँ पर आप डाल दें हेलो बच्चों नीट एंड जेई, अपने आप आ जाएगा। ग्लोबल चैनल है तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो फिजिकल क्वांटिटी को मैं PQ लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, ऐसी क्वांटिटी जो आपकी एक्सप्रेस करती हैं लॉज ऑफ फिजिक्स को। आप नोट्स बना लीजिए और उसमें लिख लीजिए कि दो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो एक्सप्रेस करती हैं लॉज ऑफ फिजिक्स को, यानी कि फिजिक्स को डिफाइन करने वाली, जो एक्सप्रेस करने में, जैसे देखिए मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहा हूं। मैं अपने आप को दो तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा हूं। पहला तरीका मैं बोल के एक्सप्रेस कर रहा हूं अपने आप को, दूसरा बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, जो मैं हाथ इधर उधर चला रहा हूं। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन के तरीके हैं। वैसे ही फिजिक्स को कैसे एक्सप्रेस करोगे, कैसे बताओगे कि भाई ये जो तरबूजा है इसका 5 किलो वजन है, तो ये कैसे बताओगे। या ये जो बॉडी है इसमें हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाया है, हाउ वुड यू एक्सप्रेस इट। तो कैसे करोगे, यूनिट्स के थ्रू करोगे। और वही यूनिट्स के थ्रू करोगे, मतलब स्केलर क्वांटिटी, जैसे 5 न्यूटन मैंने बोला तो फोर्स है, तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। वो वेक्टर है, स्केलर है, बात की बात है, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने बोला कि भाई गाड़ी की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर घंटे है, ये 40 मीटर पर सेकंड है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि 40 मीटर पर सेकंड है। ये जो 40 मीटर पर सेकंड मैंने बताया ना, ये जो स्पीड, यही फिजिकल क्वांटिटी है। आपने फिजिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ किया वही क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत बेसिक बात है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, जरूरी है हमें जानना। फिजिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लेक्चर्स है ना, इन्हें देखने के बाद आप नीट और जेई तो करोगे ही, साथ में दुनिया के जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं जिनमें फिजिक्स आती है वो सब आप हैंडल कर सकते हो इजीली। ये मैक्सिमम लेवल है फिजिक्स का। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे ना जाओ, उसको छोड़ दो, तो प्री ग्रेजुएशन लेवल पे आप मान सकते हो कि ये मैक्सिमम लेवल है। मुंबई में जैसे कहते हैं जूनियर कॉलेज, तो ये जूनियर कॉलेज का मैक्सिमम लेवल है। चलो, तो फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस लॉज ऑफ फिजिक्स मैंने आपको बताया। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई, ऐसी क्वांटिटीज जो आपकी मेजर करी जा सकती हैं, विच कैन बी मेजर और वेटेड, जिनको आप तोल सकते हो, नाप सकते हो, वो सारी की सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको फोर्स के बारे में बताया, तो उदाहरण के लिए आप लिख लीजिए बेशक लेंथ, वॉल्यूम, मास, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह वगैरह, जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सब, फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी आएंगी वो सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब स्केलर और वेक्टर होना वो अलग की बात है। वो तो फिर ये हो गया कि हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में तोड़ देंगे तो एक स्केलर हो जाएगी, एक वेक्टर हो जाएगी। स्केलर वो क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। ये मैं हमेशा ध्यान रखना, पूरी फिजिक्स में मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। देखिए जितनी भी बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी होगी मैं ऐसे ही ऊपर कैप लगा दूंगा, उससे क्या आपको समझ जाना है कि ये डायरेक्शन लिखा हुआ है। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा, नोट्स में स्पेस भी बचेगा, क्योंकि ये जब वर्ड 1000 बार यूज होगा तो आप देखिए कितना सारा स्पेस बचेगा और कितना सारा लिखने का टाइम भी बचता है, एनर्जी बचती है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो भी करना चाहिए। मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो करना चाहिए। तो ये था हमारा एक क्लियर डिवीजन फिजिकल क्वांटिटी का। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। रफ करने के बाद में आपको और ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझाऊंगा मैं, और आगे बढ़ेंगे फिर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया पहला स्केलर। देखिए बेसिकली ये जो है ना वो डायरेक्शन के बेसिस पे है, ध्यान रखिए। जो मैंने डिवीजन किया है ना वो डायरेक्शन के बेसिस पे किया है। तो जब डायरेक्शन के बेसिस पे मैं डिवाइड करूंगा तो डायरेक्शन के बेसिस पे पहला मैंने आपको बता दिया स्केलर,
स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड है, जिनको डिस्क्राइब केवल मैग्नीट्यूड से किया जा सकता है, ओनली मैग्नीट्यूड, जिनको डिस्क्रिप्शन करने के लिए, जिनको लिखने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, वॉल्यूम, बहुत सारी हैं, मतलब पूरी फिजिक्स में भर भर के हैं, ठीक है ना। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। देखो एक चीज होती है फोर्स, एक होती है ईएमएफ, आपको सब बाद में समझ में आएगा। जब मैं ईएमआई पढ़ा रहा हूँ तो आपको ईएमएफ समझ में आएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, ये सारी चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। तो मुद्दे की बात समझ में आनी चाहिए कि स्केलर ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उनमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, उनमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का कोई रोल नहीं है। आप दूसरी डेफिनेशन वेक्टर की लिख लीजिए। तो वेक्टर में पहला जो स्टार है वो है इट मस्ट हैव डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन होनी चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ में, इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड। और तीसरा है इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, चलो तो ये तो बहुत बेसिक बातें हो गई। अब एग्जांपल के तौर पे तो आप देखो, इसमें एग्जांपल तो भरमार है, जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, पूरी फिजिक्स में ही वेक्टर वेक्टर है। ठीक है, तो देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके चलो, तो ये वेक्टर और स्केलर का तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं जल्दी से, जो आपके बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, करंट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है कि इज इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन समझ आया आपको? क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो आंसर क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आंसर है नो, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो भाई, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड है, जी सर है, डायरेक्शन है, वो भी है, तो फिर क्यों नहीं है ये वेक्टर? तो कमेंट में जल्दी बताओ क्यों नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर होने के लिए 3 शर्तें जरूरी थी, तो ये क्योंकि इसको फॉलो नहीं करता है, इस वजह से ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का मतलब क्या है? मैं अभी आपको नियम सिखाऊंगा वेक्टर को ऐड करने के, ठीक है ना। तो मैं जो वो नियम सिखाऊंगा, अगर उनसे कोई क्वांटिटी ऐड हो रही है तो वो समझ लीजिए वेक्टर है। अदरवाइज अगर जैसे 2 + 2 4 होते हैं तो वो नॉर्मल अलजेब्रा से जो एडिशन होता है, मैं आपको बताऊंगा जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि 2 एम्पियर करंट में 2 एम्पियर करंट जोड़ोगे तो 4 एम्पियर करंट आता है, जबकि वेक्टर का नियम कुछ अलग होता है ऐड करने का। तो एडिशन ऑफ वेक्टर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक, तो उस पर हम आएंगे, थोड़ा सा रुकिए। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, मुद्दे की बात ये है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे आऊंगा, अभी तक बहुत बेसिक बातें थी, अब मैं आऊंगा असली मुद्दे की बात पे। ये समझाना बहुत जरूरी था क्योंकि पूरी फिजिक्स इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, हम कॉपी पे वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि हम नोट्स बना रहे हैं और प्रॉपर कर रहे हैं क्लासेस, तो हमें लिखना जरूरी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो ध्यान रखिए, रिप्रेजेंटेशन करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है डायग्राम के थ्रू। हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप फिजिक्स की फ्री क्लासेस को, केमिस्ट्री की फ्री क्लासेस को भी एंजॉय करेंगे। तो देखिए बच्चों, फिजिक्स की फ्री क्लासेस हों, चाहे केमिस्ट्री की फ्री क्लासेस हों, चाहे वो बायोलॉजी की हों, चाहे मैथमेटिक्स की हों, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हों, प्रीमियम फ्री क्लासेस को लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है आपके लिए रेगुलर बेसिस पे फ्री क्लासेस को अरेंज करना। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हेलो बच्चों चैनल को सपोर्ट करें। आप सब्सक्राइब बटन के पास में देखेंगे एक ज्वाइन बटन नाम का बटन है, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इंट्रो वीडियो मिलेगा। इस इंट्रो वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ज्वाइन बटन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या सपोर्ट आप कर सकते हो हेलो बच्चों को। तो आप देखो, फाइनेंशियली हेलो बच्चों को आप इन 3 मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ज्वाइन करें, बट अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतरीन फैकल्टी,
आपके लिए बेहतर से बेहतरीन सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट लाता रहूँगा और मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज लाइफ में नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि लाइफ टाइम में आपको फ्री पढ़ाऊँगा। तो उसके लिए आप मुझे सपोर्ट करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इन मेंबरशिप को ज्वाइन करने से आप फ्री एजुकेशन को तो सपोर्ट करोगे ही, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा आपको बहुत कुछ मिलेगा। जब आप बेसिक मेंबरशिप यानी कि बिगनर मेंबरशिप ले लोगे तो हेलो बच्चों ऐप के ऊपर आपको ये पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें आपको नीट के मॉक टेस्ट मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फिजिक्स इन वन शॉट, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और इवन आप देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिलेंगे। और तो और आपको इसके अंदर एससी वर्मा, डीसी पांडे के भी सॉल्यूशंस मैं जल्दी ही यहाँ पे डालूंगा, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जब आप मेंबरशिप लेंगे प्रो, तो आपकी एजुकेशन प्रो बनाने में मैं पूरी हेल्प करूँगा। और बिगनर मेंबर के अंदर, प्रो मेंबर दोनों के अंदर ही आपको एक टेलीग्राम एक्सक्लूसिव ग्रुप मिलेगा, जिसके अंदर आप सीरियस एस्पिरेंट से चैट कर सकते हैं। और इवन आप अगर मुझे अच्छे नंबर में सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए एक डाउट फैकल्टीज़ भी मैं उसके अंदर रखूँगा, आप फैकल्टी से सीधे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, जब आप प्रो मेंबरशिप में जाओगे तो आपको बिगनर के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीम, हर महीने में मैं मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम करूँगा, तो वो आपको एक्सेस मिलेगी। साथ में आपको इसमें कुछ और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे आपको प्रो मेंबरशिप में ये पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसके अंदर मॉक टेस्ट, फिजिक्स इन वन शॉट, वो सब तो मिलेगा। साथ में आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे फिजिक्स के ट्रिक्स के साथ में। फिर उसके बाद में आपको इसमें एक और चीज़ मिलेगी, फिजिक्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशन। और बाकी इसमें आप जो भी चीज़ देख रहे हो वो सब आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगी। देखो हिंदी की भी क्वेश्चन बैंक मिलेंगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। और तो और डीपीपी सीट्स मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज मिलेगी, फिजिक्स की एक शानदार आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी। ये क्वेश्चन बैंक बहुत शानदार है, 10,000 प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चन की ये क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए गए हैं। इवन अभी आप एक महीने के अंदर आपको इसके अंदर एक और क्वेश्चन बैंक दिखेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। वो उसमें क्या होगा, उसमें आपको डिफिकल्टी वाइज इजी, मीडियम और हार्ड डिफिकल्टी वाइज 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रो मेंबरशिप में। अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें ये पर्क की तरह मिलेगा। हालांकि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ज्वाइन करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेली बेसिस पे, डेफिनेट बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर मिलते रहेंगे हमेशा। प्रीमियम मेंबरशिप आप जब ज्वाइन करोगे तो आप इसमें मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं भी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करूंगा। इसमें आपको हेलो बच्चों के ज़िंदगी भर के लिए सारे कोर्सेज की एक्सेस मिलेगी। जितने भी कोर्सेज आज हैं वो, और जितने भी कोर्सेज फ्यूचर में होंगे वो सब, उनको आपको एक्सेस मिलेगी। और तो और साथ में आपको मेरे साथ फ़ोन कॉल करने का भी मौका मिलेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये प्रीमियम मेंबरशिप है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको नीट के मॉक टेस्ट, फिजिक्स इन वन शॉट, शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, और उसके अलावा आपको डू और डाई फिजिक्स फ्री मिलेगा, फिजिक्स ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। और इसके अंदर आप देखो आपको एक और चीज़ बहुत गजब मिलेगी, वो है मिशन 2021 कंप्लीट फिजिक्स फॉर जेईई एंड नीट। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर मिलेगा। केमिस्ट्री का फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। आप जब बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको बहुत बेहतरीन एक फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स है, वीडियो का कोर्सेस है। उसके अलावा डू और डाई फॉर केमिस्ट्री आपको फ्री मिलेगा। उसके अलावा डाउट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फिजिक्स रिवीजन कोर्स फॉर बोर्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्वेश्चन बैंक तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इसके अंदर आपको प्रो वर्जन मिलेगा, अलग ही लेवल पे आप प्रीमियम बच्चों की तरह आप ट्रीट किए जाएंगे। मुझसे आप सीधे कनेक्टेड रहेंगे, फ़ोन कॉल आप मुझसे करेंगे, वीडियो कॉल हम आपस में करेंगे, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके मिलेंगे। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी मेंबरशिप लेना आपके लिए बिल्कुल भी कंपल्सन नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो बच्चों के यूट्यूब चैनल पे हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स आते रहेंगे। ये आप ज्वाइन करेंगे तो इससे क्या होगा कि फ्री एजुकेशन को आपका एक सपोर्ट मिलेगा, और साथ में मुझे भी एक मोटिवेशन आएगा। उसके अलावा आपको इतने सारे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो भी मिलेंगे ही मिलेंगे इसको ज्वाइन करने के साथ में, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया ज्वाइन करना मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेक्चर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली मिलेंगे। तो यहाँ पर आप जब इसको ज्वाइन कर लेंगे तो इसके बाद में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, जिसमें आपको सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ में जोड़ा जाएगा। जो और बच्चे सब्सक्राइब करेंगे मेंबरशिप को, उनके साथ में आपस में आपको जोड़ा जाएगा, जिससे आप आपस में उनसे भी चैट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। दूसरा होता है सिमेट्री के थ्रू, ठीक है। तो पहला जो होता है वो डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। तो रिप्रेजेंटेशन वेक्टर के दो तरीके, पहला डायग्राम के थ्रू, दूसरा सिंबॉलिकली, मतलब पहला आप डायग्राम बना के समझाओगे, दूसरा सिंबल के थ्रू समझाओगे। तो सिंबल तो आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन मैं डायग्राम पहले समझाऊंगा, फिर सिंबल के बारे में भी एक लाइन आपको बता दूंगा। तो यहां पर सबसे पहला जो है तरीका वो है डायग्रामेटिकली
तो डायग्राम के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए फोर्स है 2 न्यूटन साउथ, तो इसको मैं कैसे समझाऊंगा डायग्राम के थ्रू? ध्यान रखिए, मैं एक स्टैंडर्ड वर्जन ले रहा हूं डायरेक्शंस का। क्या है, मैं ऊपर की तरफ नॉर्थ लूंगा हमेशा पूरी फिजिक्स में, नीचे की तरफ साउथ, इधर ईस्ट, और अपने लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। या फिर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेस्ट, ये मेरा ईस्ट, मेरा सर की तरफ नॉर्थ, और नीचे की तरफ पैरों की तरफ साउथ। तो यहां पर अगर आप देखें तो 2 न्यूटन साउथ का मतलब क्या हुआ बच्चों? 2 न्यूटन साउथ का मतलब समझो, साउथ नीचे की तरफ है। मतलब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? मैं इसको अगर डायग्राम बनाऊं, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा नीचे की तरफ। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली 2 न्यूटन। सिंपल। क्या मुझे यहाँ पर साउथ लिखने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन बता दी है, ठीक है ना। तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा 2 न्यूटन साउथ? तो देखो यहाँ से आपको क्या समझ आया, यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि भाई वेक्टर में डायरेक्शन बहुत जरूरी है मैग्नीट्यूड के साथ में। केवल मैं 2 न्यूटन नहीं कह सकता, मुझे बताना पड़ेगा कि 2 न्यूटन भाई किस डायरेक्शन में है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो डायग्रामेटिकली का एक एग्जांपल था, अब मैं और एग्जांपल आपको बताता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब मैं जो अगला एग्जांपल आपको कराऊंगा, तो मेरे बोर्ड पे सॉल्व करने से पहले अपनी रफ कॉपी निकालो, रफ कॉपी निकाल के उस पर बना के देखो कि क्या डायग्राम बनेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी क्लासरूम में ही प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं खूब सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको खुद रफ कॉपी में ट्राई करना है मुझसे पहले, बिना चीटिंग करे। तो इसका बेस्ट तरीका है वीडियो को पॉज कर दो, फिर उसके बाद ट्राई करो। चलो मैं इसको रफ कर देता हूं और हम अगले एग्जांपल्स को करते हैं। अब तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 क्या है? मान लीजिए मैंने वेलोसिटी को बताना है मुझे 5 मीटर पर सेकंड साउथ वेस्ट। देखो भाई ये 5 है, कंफ्यूज मत होइए, ये 5 है, वो साउथ वेस्ट है। तो अगर मैं यहां पर डायग्राम बनाऊं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो यहां पे साउथ वेस्ट मैंने लिखा है। अब यहाँ पे एक चीज की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये आएगी सर साउथ वेस्ट या तो ये साउथ में या वेस्ट में, किस में है? ध्यान रखिए मैंने साउथ वेस्ट लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि ये साउथ और वेस्ट के बीच में आएगा। मतलब अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल है, और साउथ और वेस्ट के बीच का एंगल क्या हो जाएगा फिर? 90 डिग्री को आधा करेंगे तो 45 डिग्री। मतलब आप यहाँ पर ये समझो कि ये आपका साउथ और वेस्ट है, तो इसका बीच में जो आएगा वो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। ये 5 मीटर पर सेकेंड। क्यों हुई ऐसी डायरेक्शन? क्योंकि अगर आपको नहीं बताया कितना एंगल फ्रॉम साउथ या कितना एंगल फ्रॉम वेस्ट, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना है कि ये 45 डिग्री पर आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एंगल है 45 डिग्री, 90 डिग्री का आधा, ठीक है। ये एंगल यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो, क्योंकि दोनों ही साइड 45 डिग्री है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। होप सो कि आपको एग्जांपल समझ में आया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन देखने से पहले आपने रफ कॉपी में कर लिया होगा। अगर आपने किया था तो भाई कमेंट में बता देना, मुझे खुशी मिलेगी। चलो अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब मैं इसको रफ करता हूँ और अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगले एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, और वो क्या है, मैं किसी वेक्टर को जब ऐसे बना रहा हूं तो इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा टेल, और इसको मैं कहता हूं हेड। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है, ओके। और ये जो लाइन है ये क्या बता दी है? मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए ये है, अगर मैंने लिखा 2 न्यूटन, है ना, 2 न्यूटन ईस्ट, और मैंने ये पहला हो गया, मैंने दूसरा ले लिया 3 न्यूटन ईस्ट। तो अब मैंने एक वेक्टर तो ऐसे ले लिया और एक वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया। अब मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सा 2 न्यूटन है, कौन सा 3 न्यूटन है? तो ये जितनी लंबी लाइन उतना बड़ा मैग्नीट्यूड, यानी कि 3 न्यूटन वाली जो है वो ये वाली लाइन होगी। ये बाय डिफॉल्ट हमें समझ में आ गया होगा, और ये 2 न्यूटन वाली ये वाली हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये लंबी लाइन क्या बताती है? मैग्नीट्यूड के बारे में, ओके। तो होप सो कि आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होंगी। अब अगला एग्जांपल करते हैं। ये तो हमारी बेसिक बातें हो गई। तो यहां पर एग्जांपल क्या है हमारा 3, एग्जांपल 3 या क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। तो क्या है कि हमने एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो कैसे बताओगे? देखो बहुत सिंपल,
ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर मैं इसको नॉर्थ वेस्ट लिख देता, वो तो क्या लिखना ही पॉसिबल नहीं था, मतलब नॉर्थ वेस्ट लिख देता तो सीधे सीधे आप 45 डिग्री पे बना लेते, लेकिन ये है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसका मतलब क्या है, आप समझने की बारी है। देखो बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इसको पीछे से पढ़ो, यानी कि वेस्ट से नॉर्थ की तरफ चलना है कितना, 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यानी कि देखो, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ चलना है 60 डिग्री। देखो, ये था हमारा वेस्ट, इसको हमने ऊपर की तरफ चलाया 60 डिग्री, तो ये ऐसे बन गया, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया आपको? उम्मीद है समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, ये कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत होना। मैंने क्या किया, आपको ऐसे क्वेश्चंस में पीछे से पढ़ना है। वेस्ट से नॉर्थ की तरफ चलना है 60 डिग्री, है ना, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ चले 60 डिग्री। ओके, तो ये बन गया हमारा डायग्राम। बहुत सिंपल है, हमने डायग्रामेटिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करना था और हमने कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको सिंबॉलिकली समझाता हूं कि आखिर वेक्टर को सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करना है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बट लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, क्योंकि ये बेस बनाती हैं पूरी फिजिक्स का। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो सिंबॉलिकली अगर मैं देखूं तो A इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। A आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये मैंने लाइन लिख दी, लेकिन अब इसको सिंबल की तरह कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? देखिए, या तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा या फिर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, बोल्ड करके। बोल्ड सिंबल भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। या तो मैं इसको बोल्ड कर दूंगा या फिर इसके ऊपर एक एरो लगा दूंगा, जो हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, जो मैंने आपको बताया था, एरो, टेल और हेड, है ना। तो ये होप्स हो कि आपको सिंबॉलिकली बात समझ में आई होगी कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलो, तो ये तो बेसिक बातें हो गई। इसके बाद आपको एक और तरीके का रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं, मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली आप कैसे लिखोगे वेक्टर को? सिंपल, मैथमेटिकली लिखने के 3 पहलू हैं। तो वेक्टर को लिखने का 3 पहलू क्या है? सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड लेना होगा और साथ में डायरेक्शन लेनी होगी। मैग्नीट्यूड में आप मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्शन का, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन। जैसे उदाहरण के लिए चलो, उदाहरण तो मैंने आपको वैसे भी बता रखा है, फोर्स इक्वल टू 2 न्यूटन, है ना, और उसमें डायरेक्शन भी हम लेते थे ईस्ट, ठीक है, या वेस्ट, जो भी है। तो मैग्नीट्यूड के 2 पहलू होंगे। मैग्नीट्यूड के हमेशा 2 पहलू होते हैं, ध्यान रखना। क्या होते हैं? पहला होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैंने 2 न्यूटन बोला था, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी 2 थी। दूसरी चीज थी न्यूटन पीछे लगा था, तो जो न्यूटन था ना, वो यूनिट होती है। तो हम कैसे बताएंगे कि वो क्या है? हमने लिख दिया 2। अब ये फोर्स है, ये करंट है, ये सब कैसे पता चलेगा? ये यूनिट देख के पता चलता है। ये मास है, फोर्स है, करंट है। अगर 2 के पीछे हमने न्यूटन लगाया तो वो फोर्स हो गया, 2 के पीछे किलोग्राम लगाया तो मास हो गया, 2 के पीछे मीटर पर सेकंड लगाया तो स्पीड हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाया तो एक्सेलरेशन हो गया। तो इस तरीके से हमें यूनिट जो है वो बताती है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैग्नीट्यूड के 2 पहलू, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, है ना। और डायरेक्शन आपको पता ही है कि वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है बेसिक, जो आप जानते हो कि फोर्स है तो उसका 2 न्यूटन हम लिख रहे हैं तो वो मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन हमें पता ही है कि ईस्ट है, वेस्ट है, जो भी बताएगा एग्जाम में बता देगा एग्जामिनर, ठीक है। चलिए, तो होप्स हो कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इससे एक बेसिक क्वेश्चन बन के आता है। क्या बेसिक क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूट कितने होंगे टू रिप्रेजेंट वेक्टर। ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से कि इसका आंसर क्या आएगा। कितने मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए? यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम पॉसिबल हैं, है ना। जैसे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यूनिट, इस तरीके से कितनी ऐसी चीजें पॉसिबल हैं। तो ये आपको नंबर बताना है। ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 1 यूनिट, 1 कॉन्स्टिट्यूट होगा। दूसरा ऑप्शन है 2 कॉन्स्टिट्यूट, तीसरा
3 कॉन्स्टिट्यूएंट और चौथा 4 कॉन्स्टिट्यूएंट। तो आपको ये बता देना है कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वेट करूंगा आंसर पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर वेट करते हैं कि क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में आप एक बार बता देना कि कितने मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूट इसके पॉसिबल हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग कहानी निकल के सामने आएगी, और वो कहानी क्या है? इसके बाद जो कहानी निकल के आएगी वो आएगी बेसिकली टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम सारे एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, मुझे कोई रामायण नहीं लिखवानी है, मैं आपको थ्योरी व्योरी नहीं लिखवाने वाला, सिर्फ आपको एक बार आपके माइंड में क्लियर कर देता हूँ कि भैया क्या होता है बस। क्योंकि मैं नहीं चाहता फालतू की चीज़ें आपको पढ़ाना, मैं चाहता हूँ कि जहाँ से आपका बेस स्ट्रांग होगा, जहाँ से न्यूमेरिकल एस्पेक्ट आपका बनेगा, एनालिटिकल माइंड आपका बनेगा, मुझ में और टीचरों में फ़र्क होना चाहिए। क्या है फ़र्क? क्या है कि मैं फालतू की थ्योरी को आप में नहीं घुसाऊंगा, मैं सिर्फ आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में काम आएगा, जिससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, जिससे आपकी फिजिक्स आसान होगी, ठीक है ना। आपका समय कीमती है, मेरा भी समय कीमती है। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। फालतू की थ्योरी में नहीं घुसेंगे, सीधे सीधे बता दूंगा कि कौन सा क्या होता है। देखिए, पहला है पैरेलल, पैरेलल वेक्टर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। पैरेलल वेक्टर में थीटा 0 होता है, दोनों वेक्टर के बीच में, मतलब दो वेक्टर हैं उनके बीच में एंगल 0 होता है, तभी तो वो पैरेलल है भाई। ये दोनों वेक्टर पैरेलल कब होंगे? जब वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, थीटा इन दोनों के बीच में 0 होगा। देखिए, ये तो 90 डिग्री का थीटा हो गया, देख रहे हो 90 डिग्री का थीटा है ना। और मैं ऐसे कर दूंगा तो ये 180 डिग्री का हो गया, ये एंटी पैरेलल है, ये पैरेलल है ना। तो ये सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूं। तो थीटा 0 होता है, जैसे मान लो एक वेक्टर है ए, तो ये इसके पैरेलल, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, और रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे कर दूंगा। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। या फिर मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल बता सकता हूँ, जैसे ये दो वेक्टर हैं, सपोज सी और ये डी, तो मैं लिख सकता हूँ सी पैरेलल टू डी, ठीक है ना। तो इट्स वेरी क्लियर कि यहाँ पर आपका एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड सेम इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि देखो यार, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। पैरेलल का मतलब सिर्फ इतना है कि वो एक ही डायरेक्शन में है। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो फिर वो पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो है, साथ में फिर वो इक्वल वेक्टर हो जाता है। तो उसके जो टाइप है वेक्टर का वो अगला है। तो पैरेलल आपको समझ में आना चाहिए। मैं इसको रफ करके दूसरे टाइप पे आ जाता हूं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में दूसरा टाइप है पैरेलल के बाद एंटी पैरेलल। पहले एंटी पैरेलल समझ लेते हैं जल्दी से। एंटी पैरेलल में थीटा आपका 180 डिग्री होगा और डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। उदाहरण के लिए सीधी सी बात, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ए इज एंटी पैरेलल ऑफ बी, इतनी सी बात है, ठीक है। एंटी पैरेलल के लिए क्रॉस लगा देते हैं उसमें, ठीक है। और सी वेक्टर, मान लीजिए ये है सी वेक्टर और ये डी एक्स ऐसे उल्टा बन गया, तो ये मैं कह सकता हूं कि सी इज एंटी पैरेलल ऑफ डी, बस दैट्स इट, इतना सा है, ठीक है। इसमें भी मैग्नीट्यूड सेम हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, डजंट रिक्वायर। मैं इसको रफ कर देता हूं। अगला टाइप ऑफ वेक्टर है इक्वल वेक्टर। मैंने उसको बारे में आपको समझाया कि वो है तो पैरेलल ही, लेकिन बस उसमें फर्क इतना आ जाता है, उसमें फर्क इतना आ जाता है कि उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है ना। यहां पर ए बी के बराबर होता है और थीटा आपका 0 डिग्री होता है, मैग्नीट्यूड आपका सेम होता है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है इक्वल वेक्टर में। अगला वेक्टर मैं यहां पर ले लेता हूं, देखिए मैंने यहां पर इक्वल बता दिया। अब अगला हो सकता है अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर। इसमें जैसे एंटी पैरेलल में क्या था कि मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं था, यहां पर वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी और थीटा इज 180 डिग्री, और यहां पर जैसे मैग्नीट्यूड है तो यहां पर भी मैग्नीट्यूड सेम,
जैसे आपका एंटी पैरेलल में था, एंटी पैरेलल में जरूरी नहीं था कि मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे पैरेलल में जरूरी नहीं था मैग्नीट्यूड सेम हो। तो इक्वल और अपोजिट एक जैसे हैं, बस फर्क इतना है डायरेक्शन का। ठीक है, होप सो कि आपको केस समझ में आया होगा कि क्या यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, चलो इसको रफ कर देते हैं। 5वें नंबर के वेक्टर पे आते हैं। तो जो 5वें नंबर का वेक्टर है वो है को इनिशियल वेक्टर। देखो यार, नाम से कुछ समझ में आना चाहिए। को का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है सेम। ध्यान रखना, को हमेशा आपने देखा होगा को पैसेंजर मतलब सेम पैसेंजर, को इनिशियल मतलब सेम इनिशियल। इनिशियल का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल का मतलब है स्टार्टिंग, तो सेम स्टार्टिंग है यहाँ पे वेक्टर्स की। ठीक है ना, ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, जैसे एक वेक्टर ए इसी पॉइंट से दूसरा निकल गया, इसी पॉइंट से तीसरा वेक्टर निकल गया। ठीक है, तो ये ए बी सी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ए कॉमा बी एंड सी आर को इनिशियल वेक्टर। ये आर है ना, आर को इनिशियल वेक्टर। कितनी सिंपल सी बात है। मैं फालतू की थ्योरी आपको नहीं लिखवाना चाहता, बस आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाए, दैट्स इनफ फॉर मी। ठीक है, चलो अगले नंबर पे आते हैं। 6वें नंबर का है आपका कोप्लेनर। देखते हैं कि भाई कोप्लेनर क्या होता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन वाला वेक्टर। को माने सेम, प्लेनर माने प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है। तो जब दो एक्सिस मिल जाती हैं तो वो एक प्लेन बनाती हैं। दो एक्सिस का मिलना प्लेन होता है, दो एक्सिस से बना होता है प्लेन। ठीक है, तो को सेम प्लेन का मतलब क्या है? कोप्लेनर में सेम प्लेन होगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो कोप्लेनर के बारे में मैंने जैसा कि आपको समझाने की कोशिश करी है, तो जैसे एक्स वाई, वाई जेड या एक्स जेड, तो 3 तरीके के प्लेन पॉसिबल हैं, क्योंकि आप जानते हो 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड से जो प्लेन पॉसिबल है, एक तो एक्स वाई पॉसिबल है। ठीक है, फिर उसके अलावा एक्स जेड पॉसिबल है। जेड मान लो आपकी तरफ है तो एक्स जेड पॉसिबल है, ये वाला प्लेन है। या फिर आपका वाई जेड पॉसिबल है। ठीक है ना, वाई जेड का मतलब क्या है? ये वाई जेड हो गया, सॉरी, और एक्स जेड आपका ऐसे हो गया। तो आपके तीन प्लेन पॉसिबल हैं यहाँ पे। तो देखिए, बेसिकली वेक्टर्स, अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो वेक्टर्स विच आर इन सिंगल प्लेन, सिंगल प्लेन कौन से होते हैं? हमेशा कोप्लेनर होंगे। जो एक प्लेन के अंदर है वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। क्योंकि देखो यार, अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो एक्स डायरेक्शन पे हो चाहे वाई डायरेक्शन पे हो, ये है तो एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो ध्यान रखिए, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, या आप ये कह लो कि जो एक प्लेन के अंदर है वो कोप्लेनर होंगे। ठीक है, और ऐसे वेक्टर मैं आपको बता देता हूं, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। क्यों? देखो यार, सिंपल सी बात है, 2 वेक्टर हैं, या तो मान लीजिए 3 प्लेन पॉसिबल हैं, तो 2 वेक्टर हैं, एक ऐसे हो सकता है, एक उसके ऊपर होगा तो भी वो एक ही प्लेन में है। अगर एक ऐसे है, एक ऐसे हैं तो भी वो एक ही प्लेन में है। एक ऐसे हैं और दूसरा भी ऐसे हैं तो भी ये एक ही प्लेन में है। ठीक है ना, ध्यान रखिए, अगर 2 वेक्टर आपके सेम प्लेन, ध्यान रखिए 2 वेक्टर हमेशा आपके सेम प्लेन में होंगे, क्योंकि वो सेम प्लेन में होंगे इसीलिए वो कोप्लेनर होंगे। तो 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। आंख बंद करके आपको कोप्लेनर पर टिक करना है। 2 वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। क्यों? क्योंकि 2 वेक्टर जो एक प्लेन है वो 2 एक्सिस से मिलकर बनता है, और 2 वेक्टर 2 एक्सिस से ज्यादा नहीं रखे जा सकते, क्योंकि 2 वेक्टर 3 एक्सिस पे नहीं रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि 3 वेक्टर मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। देखिए, अगर वो दोनों, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन बनाया, अगर वो दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हैं तो वो कोप्लेनर होंगे, जो तीनों वेक्टर हैं। लेकिन एक वेक्टर जेड वाले में चला गया तो वो कोप्लेनर कहाँ हुए? वो तो 2 प्लेन में हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 वेक्टर हो भी सकते हैं, 3 वेक्टर नहीं भी हो सकते। ये सिचुएशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। इसको रफ करते हैं और अगले टाइप ऑफ वेक्टर पे आते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर जो है वो देखते हैं क्या है। तो देखिए,
मैंने आपको बता दिए टोटल 6 टाइप के वेक्टर। अगला वेक्टर है कॉनकरेंट वेक्टर। आपने सही नाम सुना, मैंने बोला है कॉनकरेंट वेक्टर। तो 7वें नंबर का जो है वो है कॉनकरेंट वेक्टर। तो कॉनकरेंट का मतलब क्या है? देखिए, कॉनकरेंट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं, जैसे मैंने ये 3 वेक्टर बनाए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तो ये ऐसे वेक्टर होते हैं जिनको जब मैं एक्सटेंड करता हूं, जिनको बढ़ाता हूं, तो उनका जो ओरिजिन पॉइंट है, मतलब जब एक्सटेंड करने पे एक कॉमन पॉइंट निकल के आता है, मतलब एक्सटेंड जब करते हैं तो को इनिशियल जैसी फीलिंग आती है। अब इनको आप देखो, जब मैं इस बी वेक्टर को बढ़ाऊंगा ऐसे करके, और जब मैं इसको बढ़ाऊंगा और मैं उसको बढ़ाऊंगा, तो आप देखो एक कॉमन पॉइंट निकल के आया, और ऐसा फील हो रहा है कि ये तीनों के तीनों वेक्टर इस कॉमन पॉइंट से निकले हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है क्योंकि एक्सटेंड करने पे ऐसा फील आ रहा है कि ये को इनिशियल रहे होंगे, इसीलिए इनको हम कॉनकरेंट वेक्टर कहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉनकरेंट वेक्टर। तो ये हमारे कॉनकरेंट वेक्टर हो गए। तो क्योंकि एक्सटेंड करने पे आपका एक ही कॉमन पॉइंट आ रहा है, इसीलिए ये कॉनकरेंट वेक्टर हो गए। ठीक है, तो दे शुड बी फील लाइक को इनिशियल आफ्टर एक्सटेंडिंग। तो ये आप लिख लेना। तो ये हमारा कॉनकरेंट हो गया। तो कॉनकरेंट के बाद मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब 8वें नंबर पे आते हैं। तो हमारा जो 8वें नंबर का है वो होता है जीरो या नल वेक्टर। जीरो या नल वेक्टर क्या, कौन सा वेक्टर होता है? एक ऐसा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, लेकिन आपको डायरेक्शन के बारे में बता देता हूं। डायरेक्शन इज आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? फिक्स नहीं है डायरेक्शन, कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना? तो यहां पर आप ध्यान रखिए, आर्बिट्री मतलब अनस्पेसिफाइड। जीरो वेक्टर के बारे में डायरेक्शन आप नहीं बता सकते क्या होती है। डायरेक्शन इज ऑलवेज अनस्पेसिफाइड फॉर जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो है। यानी कि आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, फॉर एग्जांपल 5 + -5 मैंने किया तो ये जीरो आया, यानी कि मैंने एक वेक्टर को एंटी पैरेलल वेक्टर को जोड़ा तो आंसर जीरो आया। तो ये अपोजिट वेक्टर को जब मैं जोड़ता हूं तो आंसर जीरो आता है। तो इसका मतलब क्या है? एक ने दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल किया। तो ये जो जीरो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। आप देखिए मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अनस्पेसिफाइड है। आप नहीं कह सकते कि नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ वेस्ट में है, ईस्ट साउथ में है। आप ये नहीं कह सकते हो। तो इसीलिए आपको यहां पर क्या बताना पड़ेगा? डायरेक्शन इज आर्बिट्री अनस्पेसिफाइड। आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि क्या डायरेक्शन इसकी होगी। ठीक है, तो ये आप यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए। आप चाहे तो जीरो वेक्टर ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको रफ कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगला जो है वो है कोलिनियर वेक्टर। नाम से समझ में आ रहा है, कोलिनियर मतलब को माने सेम पहले की तरह, और लीनियर माने लाइन, यानी कि ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है। तो जब एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो वो कोलिनियर हो गए। ठीक है ना? तो इसमें तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। खास बात क्या है? इनका थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखो तो अगर मैं एक वेक्टर ऐसे बना दूं तो वो भी तो इसी लाइन पे आ रहा है। बेशक वो अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन लाइन तो सेम है। तो जब जब सेम लाइन होगी वेक्टर्स की, तब तब वो कोलिनियर वेक्टर होंगे। एंगल 0 डिग्री हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और नंबर के बारे में बताऊं तो दे मे बी इनफाइनाइट। इनका नंबर फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकते हैं एक लाइन के ऊपर, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है ना? चलिए, तो कोलिनियर के बाद अब मैं इसको रफ कर देता हूं। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर बताऊंगा जो पूरी फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है, आपको जानना सबसे जरूरी है, और उस वेक्टर का नाम है यूनिट वेक्टर। है ना? तो यूनिट वेक्टर पूरी फिजिक्स का सबसे ज्यादा जरूरी वेक्टर होता है। नाम से पता चल रहा है, यूनिट माने 1, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है ना? तो यहां पर आप देख लीजिए, मैं आपको पहले ही बता दिया है मैंने आपको कि मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए यूनिट वेक्टर, तो ए के ऊपर मुझे कैप लगाना होगा,
जो भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बताना है उसके ऊपर कैप लगा दो, वो यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो मैंने एक कैप लगा दिया तो ये यूनिट वेक्टर बन गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? बेसिकली वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड के लिए हम मोड लगाते हैं। मुझे मैग्नीट्यूड को अगर रिप्रेजेंट करना है, मुझे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके आगे मैं 2 डंडे लगा देता हूँ, उसको घर के अंदर बंद कर देता हूँ। तो ये जो घर के अंदर मैंने बंद किया, ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने बंद किया, ये लाइंस के अंदर बंद किया, ये रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। यानी कि अगर वेक्टर ये है तो इसका ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैंने इसको 2 लाइन के बीच में बंद कर दिया है, ठीक है। और कैप लगाया तो इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है। तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ये जो चीज़ है ये यूनिट वेक्टर है, ये जो चीज़ है ये वेक्टर है, ये जो चीज़ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ठीक है बच्चों, तो होप सो कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या होता है? दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शंस। यूनिट वेक्टर को सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी या जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको डाउट क्रिएट हो रहा है तो अच्छी बात है, होने दीजिए, ये डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ओके। अब मैं आपको यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ और बता देता हूं। तो मैंने आपको बता दिया मैग्नीट्यूड के बारे में, आपको बता ही दिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड लगा के लिखा जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? या तो सिंपल ऐसे लिख दूंगा मैं, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं इसके आगे मॉडुलस लगा के, ठीक है ना। तो ये इसको आप क्या कह सकते हो? इन दोनों लाइन को कहते हैं मोड या मॉडुलस ऑपरेटर। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मॉडुलस ऑपरेटर। होप सो कि आपको बेसिक सी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप कह सकते हो कि ए कैप क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो? ए वेक्टर डिवाइड बाई सिंपल ए। क्यों? क्योंकि इसको हम सीधे ए भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको जो सारी बातें बताई वो क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि वेक्टर को आप बोल्ड भी करके लिख सकते हो। तो अगर मैं इसको बोल्ड कर दूं तो ये भी वेक्टर है, डिवाइड बाई ऐसे, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ऊपर वाला वेक्टर, नीचे वाला इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वो तो लिखने वाली बात है, हमें उससे कोई खास ये ज़रूरत नहीं है इसकी। हमें सिर्फ बेसिक हमें समझ में आना चाहिए कि मुद्दा क्या है। चलिए इसको मैं अगर आपको बताऊं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? अगर आप देखो इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ए कैप मल्टीप्लाई बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना, कि जो वेक्टर होता है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई इट्स डायरेक्शन। समझ रहे हो मेरी बात? आप ऐसे समझ के देखो, मान लो फोर्स इज इक्वल टू 2 आई कैप। आई कैप का मतलब आपने देखा होगा, अगर आपने 11th तो 12th क्लास ऑलरेडी पढ़ी हुई है, आप ड्रॉपर हैं या फिर आपने पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर करे हुए हैं, तो आई कैप, जे कैप, के कैप आपने ऐसे देखा होगा, सुना होगा। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? आई कैप रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस को। तो मैंने आपको बताया यूनिट वेक्टर का हमेशा क्या काम होता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? 2 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है ना। तो इससे मुझे क्या पता चल गया? मैग्नीट्यूड यानी कि 2, ये जो ए है ये मैग्नीट्यूड हो गया और जो कैप वाली है वो आई कैप हो गया। तो इससे मुझे क्या समझ आया कि ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर आपका डायरेक्शन बताता है वेक्टर की, ठीक है। तो होप सो कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बात थी। अब इसके बाद तो क्वेश्चन ही क्वेश्चंस हैं। तो इसके बाद मैं इसको और ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना चाहूँगा। ये हमारा लेक्चर 1 था, क्योंकि मुझे इसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस कराने हैं और क्वेश्चंस का सिलसिला बहुत लंबा चलेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको उसको नेक्स्ट क्लास में कराऊँ, क्योंकि एक क्लास में इतना सारा कराना आपके लिए ठीक नहीं है, आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ वेक्टर। उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा और आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।